हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-201 आज समाज में सुधार होगा। शौर्य ने विधवा औरतों के साथ हो रहे अत्याचार को सभी के सामने एक खुली किताब की तरह खोलकर रख दिया था। समाज के हर वर्ग से इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं होने लगी थी। आयाम के अंदर इतनी जनसंख्या नहीं थी, ये खबर आग की तरह राजधानी तक पहुंच गई थी। राजधानी के अंदर भी ऐसा कुछ हाल था। गुरुकुल के इस विषय से संबंधित वरिष्ठ आचार्य बंसीनाथ आज राजधानी में नई विधवा महिलाओं को यहां पहुंचाने आए थे। लेकिन इधर जलंधर के मौत के बाद ही सारी महिलाओं पर लगा श्राप मिट गया था। इधर तब तक पूरी राजधानी के लोग भी उस इमारत की ओर जाने लगे जहां इन विधवाओं को काम करने के लिए रखा गया था। देखते ही देखते शहर के सभी लोगों ने आकर इस इमारत को घेर लिया और जोर जोर से नारे लगाने लगे। इस शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजपरिवार के सैनिकों के हाथ में थी। उन्होंने आकर भीड़ को रोकने की कोशिश की, मगर आज ये भीड़ काबू में आने का नाम नहीं ले रही थी। तभी बंसीनाथ बाहर आ गया और लोगों पर चिल्लाने लगा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ। हम विधवाओं का पुनर्वासन कर रहे हैं और उनकी मदद से हम रोजमर्रा की चीजें बनाने का काम कर रहे हैं इस कारखाने के अंदर। लेकिन भीड़ ने उसकी बात नहीं मानी और विधवाओं को बाहर लाने पर जोर दिया। भीड़ के सामने बंसीनाथ अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता था, वरना वो चाहे तो इन्हें अभी जलाकर रख कर सकता था। भीड़ के अंदर भी कुछ कुलीन घर के लोग भी थे जो साधक थे। बंसीनाथ ने बेमन से उन औरतों को बाहर बुलाया। सफेद साड़ी पहनी हुई कई औरतें बाहर आई। उन्हें देखकर भीड़ से एक आदमी बोला, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। प्रधानाचार्य ने तुम्हें श्राप देने वाले जलंधर को मार दिया है, तुम अब सबके सामने सच बोल सकती हो। ये सुनकर सभी विधवा स्त्रियों ने अपने हथेली को देखा जिसके ऊपर श्राप की वजह से एक काले कोए का निशान बना था। अब वह निशान मिट चुका था। ये देख उनके आंखों में आंसू आने लगे और फिर उसके बाद जो हुआ उसकी बंसीनाथ ने अपने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। सभी औरतों ने रोते हुए सारा घटनाक्रम वहां इकट्ठा हुई भीड़ को सुनाना शुरू किया। बंसीनाथ अपनी जगह पर जमसा गया था, पर भीड़ का गुस्सा बेहद ही खतरनाक होता है। तभी सैनिकों ने बंसीनाथ को हिरासत में ले लिया और राजा के पास ले जाने का वादा कर दिया। भीड़ ने तो बंसीनाथ को छोड़ दिया, पर उसकी किस्मत अब राजा के हाथ में सौंपी गई थी। सैनिकों के साथ पूरी भीड़ राजमहल के अंदर आ गई। दरबार में राजा ने सारी विधवाओं की बात सुनी और उसके बाद एक गहरी सांस ली और कहा, परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए मैं पांडव कुलीन नरेश त्रोतक आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि कल हम इस पापी को प्रधानाचार्य के समक्ष सजा देंगे। इसकी सजा मृत्युदंड ही होगी, इसकी मैं आपको गवाही देता हूँ। राजा का आदेश आज भी यहाँ लोगों के लिए परमादेश था। सभी लोगों ने आदेश मिलने के बाद दरबार छोड़ दिया और अपने परिवार की विधवाओं को लेकर निकल गए। वहीं जो विधवाएं बाहर गांव से लाई गई थी उन्हें सैनिकों के साथ अपने अपने घर भेज दिया गया। बंसी को राजा के आदेशानुसार कारागृह में बंद कर दिया गया था। तभी उसी कारागृह में एक आदमी चुपके से अंदर आता है और बंसीनाथ के सामने खड़ा हो जाता है। बंसीनाथ उसे देखते ही कहता है, राजकुमार अमृत मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। राजा ने मुझे मृत्युदंड दिया है, पर कृपया मुझे आप बचा लीजिए। तभी अमृत नीचे घुटने मोड़कर सलाखों के पीछे बैठ जाता है और बंसीनाथ के हाथ में एक काले रंग की गोली देता है और कहता है, बंसीनाथ आज तक तुमने मेरे और प्रधानाचार्य के लिए बहुत कुछ किया है। मैं चाहूंगा कि तुम इस गोली को खाओ और कुछ देर के लिए अपनी ऊर्जा को संत अधिपति स्तर तक ले जाकर इस कारागृह से बाहर निकल जाओ। महल के बाहर मैं तुम्हारे बचने की सारी तैयारियां करके रखूंगा। अमृत के कहने पर बंसीनाथ बिना ज्यादा सोचे उस गोली को निगल लेता है। लेकिन तभी बंसीनाथ के पूरे शरीर में दर्द उठ जाता है और वो करहाने लगता है। बंसीनाथ को अब एहसास होता है कि उसे जहर दिया गया है। वो अमृत को देखकर दांत पीसते हुए कहता है, अमृत ये तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे अब पूरा यकीन है कि तुम अपने नाम के विपरीत हो, तुम जहरीले हो, तुम्हारी मृत्यु आसान नहीं होगी, तुम सबसे दर्दनाक मौत से मरोगे। इतना कहते कहते बंसीनाथ की आवाज पूरी तरह बंद हो गई। अमृत अपनी जगह से खड़ा हो गया और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, बंसीनाथ तुम्हारा सफर यहीं तक था। अगर तुम बच जाते तो जल्द ही मेरा और प्रधानाचार्य का भांडा फूट जाता।
क्या करे बंसीनाथ, ये कलयुग है, यहाँ सबसे पहले अपने स्वार्थ को देखा जाता है। इतना कहकर अमृत अपनी जगह से अंधेरे में गायब हो गया। इधर गुरुकुल के अंदर प्रधानाचार्य अपने सामने रखी क्रिस्टल से एक काले और डरावने से के साथ बात कर रहा था। मालिक, वो शौर्य शंभाला के अंदर आ चुका है। उसके भेष बदलने की वजह से मैं उसे पहचान नहीं पाया, पर अब मैं उसे पहचान गया हूँ। लेकिन उसने यहाँ आते ही बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा दी है। वो बहुत ताकतवर है। मेरे सारे तैयार किए गए प्यादों को उसने खत्म कर दिया है। कल मैं उसे राज परिवार के पास लेकर जा रहा हूँ। मैं उसे रास्ते में ही मारने की योजना बना रहा हूँ। मैं आपकी इस बात में मदद चाहता हूँ। मुझे कुछ कली शक्तियों के पुजारी चाहिए जो उसे श्रापित करके मार सके। दूसरी तरफ से कली ने उसकी बात सुनी तो वो थोड़ा सोचते हुए बोला, ठीक है, कल मैं एक दस्ता भेज दूंगा। वो सभी मेरे दास है। उनका इस्तेमाल करके तुम उसे रास्ते में ही खत्म कर देना। अगर तुम्हें लगे कि तुम उसके साथ लड़ नहीं सकते तो अपनी जान बचाकर भाग जाओ, या फिर तुम खुद उसके सामने जाने की कोशिश ही मत करना। प्रधानाचार्य ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर उसने क्रिस्टल बॉल से संपर्क कट कर दिया। प्रधानाचार्य ने 12वीं पहाड़ी को देखा और बोला, बस एक दिन और फिर तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा शौर्य। इधर शौर्य एक पेड़ के नीचे बैठकर छोटी छोटी गिलहरियों को हाथ में पकड़े खट्टे बेर खिला रहा था, पर उसकी आंखें बंद थी। शौर्य ने अपनी आंखें धीरे से खोली और बोला, वाह प्रधानाचार्य, तुम अंधेरे के पुजारियों को मुझे मारने के लिए बुला रहे हो। पर क्या करें, अब मुझे ये बात पहले ही पता चल चुकी है। सॉरी, पर तुम्हारी ये योजना सफल नहीं होगी। अब इन लोगों की मौत कोई नहीं टाल सकता है। उसके बाद शौर्य उठकर नीचे गांव में चला जाता है। अब शौर्य की प्रतिमा लोगों की नजरों में प्रधानाचार्य से भी बड़ी हो गई थी। शौर्य के गांव में प्रवेश करते ही लोग उसे हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे। तभी शौर्य ने एक छोटे बच्चे से विद्यासागर के घर का पता पूछा और उसके घर की तरफ निकल पड़ा। अगले ही पल शौर्य विद्यासागर के घर के बाहर खड़ा था। घर के अंदर से बहस की आवाज आ रही थी। शौर्य ने धीरे से दरवाजे को धक्का दे दिया और दरवाजा खुल गया। उसने सामने देखा कि विद्यासागर निहारिका का हाथ पकड़कर खड़ा था और इसके सामने उसके माँ बाप उसके इस हरकत पर उसे कोस रहे थे। शौर्य को दरवाजे पर देखते ही उसके माँ बाप चुप हो गए। शौर्य ने अंदर आते हुए उन्हें प्रणाम किया और विद्यासागर की तरफ देखा। उसके आंखों में एक दृढ़ निश्चय था और वह निहारिका से शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। शौर्य ने फिर उसके माँ बाप को देखा और कहा, माँ जी, आपके बेटे ने जो निर्णय लिया है वो बेहद सराहनीय है और आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि उसके खिलाफ जाना चाहिए। ये सुनकर विद्यासागर की माँ भड़क गई और बोली, तुम्हें क्या बेटा, लेकिन नाक तो हमारी कटने वाली है। समझ के लोग कल हम पर थूकेंगे इसकी वजह से। ये सुनकर शौर्य ने भी उन्हें तपाक से उत्तर दिया, अच्छा तो फिर मुझे बताइए कि इसे इस लड़की से विवाह क्यों नहीं करना चाहिए। शौर्य का सवाल सुनते ही विद्यासागर के पिता तुरंत समझ गए कि अब शौर्य उनकी बीवी की क्लास लगाने वाला है। वो तुरंत उठकर थोड़ी दूर आ गए। शौर्य के सवाल पर विद्यासागर की माँ बोली, अरे ऐसी लड़कियों मनहूस होती है, ये अपने पहले पति को अगर खा सकती है तो दूसरे पति को कैसे छोड़ देगी। इसीलिए मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। तभी शौर्य ने पूछा, क्या आपने कहीं देखा है किसी औरत को जिसका दूसरा पति भी मर गया हो। इस सवाल पर माँ जी बोली, नहीं, ऐसा देखने की आज तक नौबत नहीं आई है। समाज में इसीलिए विधवा विवाह की मान्यता नहीं है। शौर्य ने फिर कहा, तो फिर विधवा पुरुषों को क्यों दूसरी शादी करने की मान्यता है। माँ जी बोली, वो मर्द जात है, उन्हें ये अधिकार है। शौर्य ने पूछा, और ये अधिकार किसने दिया है। उन्हें ये अधिकार समाज ने दिया है। माँ जी बोल पड़ी। तभी शौर्य ने अगला सवाल किया, और ये अधिकार देने का अधिकार समाज को किसने दिया है। शौर्य का ये सवाल सुनकर माँ जी कुछ सोच में पड़ गई, फिर बोली, ये नियम समाज खुद सोच समझकर बनाता है। तभी शौर्य बोला, लेकिन आपका समाज तो पुरुषों की ही बात मानता है, इसीलिए यहाँ पुरुषों को ज्यादा अधिकार मिलते हैं और औरतों को कम मिलते हैं। और मेरे हिसाब से ये पूरी तरह गलत है। ये सुनकर माँ जी को सारी बात समझकर आई और वो चुप हो गई। उन्होंने आगे कुछ बहस करना सही नहीं समझा। तभी शौर्य आगे बोलने लगा, माँ जी, आप भी एक औरत है तो आप उस नजरिए से जरा सोचिए कि समाज के सारे बंधन सिर्फ औरतों पर ही क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि ये समाज पुरुषों का है, इसलिए ये सब नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के बजाय आपको उस परमात्मा के नियमों को समझना चाहिए। उन्होंने हम इंसानों को यहाँ नीचे भेजते वक्त कोई नियम बनाकर नहीं भेजा था, न ही उन्होंने वो नियम आकर हमें बताए थे।
क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये इंसान है और इन्हें समान ही रहना चाहिए। फिर शौर्य ने माजी के हाथ पकड़े और उन्हें समझाते हुए बोला, माजी, इसीलिए आप पहला कदम स्त्रियों के उद्धार की ओर उठाए अपने आप, पूरा समाज आपके इस कदम की तारीफ करेगा। और हाँ, आपने जिस तरह अपने घर ये बहू लाई है, वैसे ही बाकी घरों की औरतों को भी आप खुद इस बात के लिए जागृत करें ताकि समझ में ये परिवर्तन जल्द से जल्द आए। शौर्य की बात पर आखिर विद्यासागर की मां मान गई। शौर्य गांव के पंचायत के चबूतरे पर आया और उसने गांव के सभी लोगों को विवाह के बारे में बताया और उन्हें आने का न्योता दिया। पर न्योता मिलने के बाद भी कोई भी इस विवाह में आने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब शौर्य इस बात से पक चुका था। उसे ज्यादा बकवास करने की आदत नहीं थी। उसने आखिरी बार उन लोगों को समाज और उसके नियमों की गलतियां बता दी और फिर अंत में उसने एक धमकी भी दे डाली, अगर मेरे इतने समझाने के बाद भी अगर आपके दिमाग का अंधेरा नहीं हटा तो मैं अगली बार तलवार की नोक पर आप लोगों से हर बात मनाऊंगा। शौर्य की धमकी सुनते ही गांव के रूढ़िवादी लोग सहम गए और शादी में आने के लिए मान गए। शौर्य ने सबसे पहले गांव के शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना की और पूजा संपन्न की। उसके बाद वेदी में अग्नि आवाहन करके खुद मंत्रोच्चारण करके विवाह संपन्न कर दिया। दोनों लोगों ने शौर्य का आशीर्वाद लिया और फिर अपने घर चले गए। गांव में शौर्य के इस काम की सराहना की गई और उसके नक्शे कदम पर चलकर जल्द ही गांव की कई विधवाओं का विवाह संपन्न हुआ। शौर्य का लाया बदलाव दिखने में गांव या गुरुकुल के आसपास ही सीमित था, मगर उसका असर धीरे धीरे राजधानी तक पहुंचने वाला था। शाम तक राजधानी में पहले विधवा विवाह की खबर राजा तक पहुंच गई। साथ शौर्य के ज्ञान और काम करने के तरीके के बारे में भी राजा को पता चल चुका था। राजा ने अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाया और मन ही मन बोला, ये तो काफी खास मालूम होता है। तीसरे राजकुमार भी इसके बारे में तारीफ कर रहे थे। लगता है इसके साथ हमारी कल की मुलाकात खास होने वाली है। इधर प्रधानाचार्य की सारी इज्जत अब मिट्टी में मिल चुकी थी। जब प्रधानाचार्य वरिष्ठ आचार्यों के बैठक में पहुंचा तो कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। तभी एक वरिष्ठ आचार्य सोमदत्त खड़ा हुआ और प्रधानाचार्य को देखकर बोला, आचार्य, आजकल जो गुरुकुल में हो रहा है और इसमें हमारे वरिष्ठ आचार्यों का नाम बार बार बाहर आ रहा है, इससे सभी की नजरों में आपकी प्रतिमा पर आघात हो रहा है। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप ये बातें बढ़ने से पहले अपनी स्वेच्छा निवृत्ति जाहिर कर दे, ताकि नए आचार्य तटस्थ रहकर इस बात की जांच कर सके। सोमदत्त की बात सुनकर प्रधानाचार्य पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका खास आदमी सोमदत्त उसके बारे में ऐसा बोल रहा है, इस बात पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। तभी एक और वरिष्ठ आचार्य अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बोला, हम अगले प्रधानाचार्य के लिए विष्णुदत्त का सुझाव करते हैं। उन्होंने अपनी पहाड़ी से ही अपने शिष्य के जरिए कई नए सुधार किए हैं। और शौर्य भी आपके पद पर पहले ही दावा कर चुका है, पर हम मानते हैं कि शौर्य एक युवा है और साथ ही साथ उसकी साधना अभी तक ज्यादा बड़ी नहीं है, तो हम उसके गुरु को संबोधित करना चाहेंगे। ये सुनकर अब प्रधानाचार्य का चेहरा काला हो गया और वो मन ही मन बड़बड़ाया, पागल बुड्ढो, तुम्हें क्या पता कि इस पद पर रहने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। अगर तुम्हें मैं बताऊं कि शौर्य एक बाहर का साधक है तो तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। इन सभी समस्याओं की जड़ वो शौर्य है और उसे मैं कल किसी भी हाल में खत्म कर दूंगा। प्रधानाचार्य ने ये सोचने के बाद एक गहरी सांस ली और सभी को देखते हुए कहा, मैं आपकी बातों को समझ सकता हूं, पर मुझे मेरी सफाई देने का एक मौका दिया जाए। प्रधानाचार्य ने फिर एक बार गहरी सांस ली और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, भले ही मैंने ये सुधार नियम बनाए थे, पर इनकी जिम्मेदारियों जिन वरिष्ठ आचार्यों को मिली थी उन्होंने इसका गलत उपयोग किया। यहाँ तक कि मेरे सेवक ने भी इसका गलत उपयोग किया, पर उनमें से किसी ने भी मेरा नाम नहीं लिया है। मुझे मालूम है कि ये मेरे खिलाफ रचा हुआ एक गहरा षड्यंत्र है और मुझे पूरा यकीन है कि ये षड्यंत्र मैं कल तक उखाड़ फेंक दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद स्वेच्छा निवृत्ति ले लूंगा। तभी एक आचार्य उठकर बोला, प्रधानाचार्य, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपका शौर्य के साथ होने वाला मुकाबला अगले हफ्ते में ही है, तो हम आपको पूरे एक हफ्ते की मोहलत देते हैं। अगर आप मुकाबला जीत जाते हैं तो आपके ऊपर लगाए हुए सारे आरोप खारिज कर दिए जाएंगे। ये बात सुनकर प्रधानाचार्य के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। कौन था ये वरिष्ठ आचार्य जिसने प्रधानाचार्य को बचाया? क्या करेगा शौर्य कल होने वाले इस राजसी भोज में? कौन है वो राजकुमार अमृत जिसने बंसीनाथ को जहर दिया? क्या शौर्य का ये सामाजिक बदलाव लाएगा नई क्रांति?